राजकीय कला महाविद्यालय BA द्वितीय वर्ष पेपर द्वितीय राजस्थान का इतिहास और आप लोगों का विषय चल रहा है राजपूत राज्यों में मराठों का प्रवेश। इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोग मराठा आक्रमण के कारण एवं सवाई जयसिंह की मराठों की प्रतिनिधि इसके संदर्भ में अध्ययन कर चुके हैं। प्रस्तुत वीडियो में आपको राजपूत राज्यों में मराठों के प्रवेश के संदर्भ में सवाई जयसिंह के अतिरिक्त अन्य राज्यों के साथ उनके संबंधों और उनकी कार्यविधियों के बारे में बताया जाएगा। अठारहवीं शताब्दी तक जब मुगलों की केंद्रीय सत्ता गिरने लगी तो इस केंद्रीय सत्ता का लाभ उठाने के लिए जो शक्ति आगे आई वो थी मराठा शक्ति। मराठा शक्ति ने राजपूत राज्यों में के आपसी संघर्षों का फायदा उठाया और इन आपसी संघर्षों में अपने हितों को देखते हुए उन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उत्तराधिकार संघर्ष ही था बूंदी का, जिसकी वजह से मराठों को एक पक्ष का सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके बाद राजपूत राजा मराठों से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठे और मराठों का इनके लिए सहायता देने का सीधा उद्देश्य था अधिक धन की प्राप्ति करना, क्योंकि उनके लिए सेना को बनाए रखने के लिए धन की बहुत अधिक आवश्यकता थी। इस समय मराठा सरदारों पर पेशवा के नियंत्रण में भी कमी आने लगी थी और इधर राजपूतों में भी आपसी संघर्ष बढ़ गए थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि एक मराठा सरदार पहले एक पक्ष का समर्थन करता और जब विरोधी पक्ष अधिक धन का लाभ उन्हें देता तब वह विरोधी पक्ष की तरफ हो जाते। प्रश्न मराठों के लिए सिर्फ इतना था कि मराठों की सैनिक सेवाओं के लिए अधिक मूल्य कौन देगा, और जब राजपूत राजा मराठों के से वादे के अनुसार धन को नहीं चुका पाए तो मराठों ने सैनिक अभियान करना शुरू कर दिया। अन्य राजपूत राज्यों में यहाँ हम सबसे पहले राज्य लेते हैं जयपुर। जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। 1708 ईस्वी में जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का विवाह मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह की पुत्री चंद्रकुंवर बाई के साथ हुआ था। इस विवाह की प्रमुख शर्त यह थी कि इस विवाह संबंध के द्वारा उत्पन्न संतान ही जयपुर की उत्तराधिकारी बनेगी। लेकिन जयसिंह की जो खींची रानी थी सूरज कुंवर, उससे ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह की उत्पत्ति 1722 ईस्वी में हुई, जबकि मेवाड़ी राजकुमारी चंद्र कुंवर से माधो सिंह की उत्पत्ति 1728 ईस्वी में हुई। तो यह निश्चित हो गया कि ईश्वरी सिंह और माधो सिंह इन दोनों के मध्य जो गृह युद्ध होगा यह निश्चित था और ऐसा सवाई जयसिंह के ही कार्यों के कारण निश्चित हो चुका था। जयसिंह ने इस गृह युद्ध को बचाने के लिए 1729 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह से रामपुरा का पट्टा माधो सिंह के नाम करवा दिया। जब सितंबर 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा। अब माधो सिंह मात्र रामपुरा से संतुष्ट नहीं था, वह चाहता था कि 1708 ईस्वी में जो विवाह के संदर्भ में संधि हुई थी उसका पालन किया जाए। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह इनमें गृह युद्ध शुरू हुआ। माधो सिंह का समर्थन मेवाड़ का महाराणा जगत सिंह, जो कि उसका मामा था, वह कर रहा था। बूंदी का राजा उम्मेद सिंह, आप लोगों को ध्यान होगा बूंदी उत्तराधिकार संदर्भ में आप लोगों को बताया, संघर्ष के संदर्भ में आपको बताया था कि उम्मेद सिंह को सवाई जयसिंह ने पदच्युत कर दिया था। तो ऐसे में जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष का गृह युद्ध का लाभ बूंदी के पदच्युत राजा उम्मेद सिंह ने उठाया और उम्मेद सिंह भी माधो सिंह के समर्थन में आ गया। उम्मेद सिंह का पक्षपाती था कोटा का महाराव दुर्जन साल, वह भी माधो सिंह के गुट में सम्मिलित हो गया और माधो सिंह के गुट ने मराठों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के साथ उनका संपर्क हुआ और
सैनिक सहायता के बदले 20 लाख रुपए होलकर को देने का आश्वासन दिया गया। माधो सिंह ने मल्हारराव होलकर से सहायता प्राप्त की तो ईश्वरी सिंह राणोजी सिंधिया के पास पहुंच गया और उससे सहायता प्राप्त कर ली। माधो सिंह ने फरवरी 1745 ईस्वी में जयपुर पर चढ़ाई की, लेकिन ईश्वरी सिंह ने उसे पराजित कर दिया। ईश्वरी सिंह से अपनी पराजय का बदला लेने के लिए उन्होंने फिर से मल्हारराव से सैनिक सहायता लेने के लिए अपना एक प्रतिनिधि उसके पास भेजा तो मल्हारराव ने 2 लाख रुपए के बदले सैनिक सहायता देना स्वीकार किया और अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सवारों के साथ माधो सिंह की सहायता के लिए भेज दिया। राजमहल नामक स्थान पर 1 मार्च 1747 को माधो सिंह मराठे इधर ईश्वरी सिंह के साथ युद्ध हुआ। राजमहल के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजयी हुआ और मराठों को ने जब यह देखा कि वे पराजित हो रहे हैं तो खांडे राव आसपास के क्षेत्रों से लूटमार करता हुआ वापस लौट गया। माधो सिंह के जो पक्षपाती थे वे भी वापस लौट गए। ईश्वरी सिंह को जब अपनी जयपुर की गद्दी पर बैठा था तब उसने ये वादा किया था कि वो माधो सिंह को 24 लाख रुपए की वार्षिक जागीर देगा और 2 बार वो युद्धों में माधो सिंह को परास्त भी कर चुका था। अतः वह ना तो जागीर देने को तैयार था, ना ही किसी प्रकार से माधो सिंह को सपोर्ट करने को तैयार था। अतः माधो सिंह महाराणा मेवाड़ के महाराणा का एक राजदूत पूना के पेशवा के पास गया और उस पर यह विनती की कि वह ईश्वरी सिंह से उसे अपने वचन यानी कि 24 लाख रुपए वार्षिक की जागीर माधो सिंह को दिलवा दे। इसके बदले पेशवा को शाहू जी को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह के साथ था, लेकिन जब राजमहल के युद्ध के बाद मेवाड़ के महाराणा ने अधिक रुपया देने का लालच किया तो पेशवा ने माधो सिंह का पक्ष लिया। ऐसा समय चुना गया जब ईश्वरी सिंह अपनी राजधानी में नहीं था, यानी कि ईश्वरी सिंह मुगल बादशाह की सहायता के लिए अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के विरुद्ध गया हुआ था। माधो सिंह ने जयपुर पर आक्रमण किया, लेकिन ईश्वरी सिंह मानपुर से ही वापस लौट आया और माधो सिंह को परास्त कर दिया। इधर पेशवा इन दोनों भाइयों के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए जयपुर लौटा। जयपुर आया और उसने ये कहा ईश्वरी सिंह को कि टोंक, टोडा, मालपुरा और निवाई में चौथा बरवाड़ा माधो सिंह को दे दिए जाएं और माधो सिंह मराठों को 10 लाख रुपए दे देगा। ईश्वरी सिंह ने इन शर्तों को नहीं माना, इसीलिए मराठों ने जुलाई 1748 ईस्वी में जयपुर पर चढ़ाई कर दी और जयपुर पर चढ़ाई करके टोंक, टोडा और मालपुरा छीन लिए और यहाँ ये क्षेत्र माधो सिंह को दे दिए। बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की लड़ाई हुई। ईश्वरी सिंह पराजित हुआ और उसे माधो सिंह को 5 परगने देने, उम्मेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने और मराठों को भारी धनराशि देने पर विवश होना पड़ा। 23 अक्टूबर 1748 को बूंदी में उम्मेद सिंह का राज्याभिषेक किया गया। ईश्वरी सिंह ने बगरू युद्ध के बाद जो भारी धनराशि मराठों को देने का वादा किया था वह उसे देने में असमर्थ था। जब मराठे उसे वसूलने आए तो ईश्वरी सिंह इतना अधिक परेशान हो गया कि उसने 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को आत्महत्या कर ली। ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद माधो सिंह 2 जनवरी 1751 को जयपुर की गद्दी पर बैठा। चूँकि माधो सिंह तो पहले से ही मराठों के समर्थन से बैठा था और उसे मराठों को बहुत धन भी देना था, तो उसने प्रारंभ में 10 लाख रुपया दे दिया। लेकिन मराठों का लालच बढ़ गया और उन्होंने जयपुर से तृतीयांश या चतुर्थांश प्राप्त करने की बात कही। माधो सिंह परेशान हो गया। उसने मराठों को नियंत्रित करने के अनेक बार कोशिश की, लेकिन नहीं संभव हो पाया। तब ऐसे में एक दिन खूनी खेल रचा गया। 10 जनवरी 1751 ईस्वी को जब 4000 मराठा नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों और बाजारों को देखने के लिए नगर में गए, तब दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सारे दरवाजे बंद करवा दिए और राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों को कत्लेआम करना शुरू कर दिया। 4000 में से मात्र 17 मराठा सैनिक
चार दीवारी को कूद कर बाहर निकल पाए, उनमें भी उनके हाथ पैर इत्यादि टूट चुके थे। मराठों की समस्त संपत्ति लूट ली गई। राजधानी के बाहर भी जहाँ जहाँ मराठा संदेशवाहक मिले वे लूटे गए। मराठे चूँकि कम थे, ऐसे में मराठों ने इस समय बदला नहीं लिया। बाद में मराठे मुगलों की ओर चले गए तो इसलिए भी उन्होंने माधो सिंह पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन माधो सिंह के खिलाफ या जयपुर के खिलाफ उनके मन में एक घृणा की भावना भर गई। द्वितीय जिसमें मराठों ने हस्तक्षेप किया वो था जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। जोधपुर का महाराजा था अभय सिंह और अभय सिंह का भाई था भक्त सिंह, जो उससे गद्दी प्राप्त करना चाहता था। और इन दोनों के गृह युद्ध का लाभ उठाया था 1735 ईस्वी में राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने। उन्होंने जोधपुर पर आक्रमण किया, मेड़ता में लूटमार की, दुर्ग को घेर लिया, लेकिन अभय सिंह ने मराठों को हटा दिया। बाद में पेशवा ने उन्हें वापस बुला लिया। जून 1749 ईस्वी में जब अभय सिंह की मृत्यु हुई तो अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। अभय सिंह का भाई भक्त सिंह स्वयं गद्दी प्राप्त करना चाहता था, अतः नवंबर 1750 में लगभग 1.5 साल बाद उसने राम सिंह को हटाकर गद्दी को प्राप्त कर लिया। राम सिंह जयपुर के राजा माधो सिंह की शरण में आ गया। 1752 ईस्वी में जब भक्त सिंह ने अजमेर को अधिकार किया तो मराठों ने इसे सहन नहीं किया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। इधर राम सिंह मराठों की सहायता लेने का प्रयत्न कर ही रहा था, अतः जून 1752 ईस्वी में जयप्पा सिंधिया राजस्थान आ गया और भक्त सिंह पर आक्रमण कर दिया। जब तक भक्त सिंह जिंदा रहा तब तक मराठों को और राम सिंह को सफलता नहीं मिली। जब 21 सितंबर 1752 ईस्वी को भक्त सिंह की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के बाद विजय सिंह उसका पुत्र जोधपुर का राजा बना। विजय सिंह बहुत अधिक योग्य नहीं था, इसीलिए जून 1754 ईस्वी में रघुनाथ राव ने राम सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बिठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को फिर से जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा। 15 सितंबर 1754 ईस्वी को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। विजय सिंह पराजित हुआ और नागौर के दुर्ग में शरण ली। जयप्पा ने लंबे समय तक नागौर का घेरा डाला। विजय सिंह दुर्ग में अत्यधिक परेशान हो गया, रसद आदि की कमी हो गई। विजय सिंह ने धोखे से जयप्पा सिंधिया को मरवा दिया। जयप्पा सिंधिया के मरने के बाद घेरे की कमान उसके भाई दत्ताजी सिंधिया के पास आ गई। दत्ताजी सिंधिया ने भी घेरे को बनाए रखा, अतः विजय सिंह को उसके साथ संधि करनी पड़ी। और विजय सिंह इसी बीच में यह भी हुआ था कि उसने जयपुर के माधो सिंह से सहायता लेने की कोशिश की थी, और जब माधो सिंह दत्ताजी सिंधिया के खिलाफ आया तो वो पराजित हुआ और उसे 5 लाख रुपए मराठों को देने पड़े थे। विजय सिंह को मराठों से संधि करनी पड़ी और उसने मराठों को अजमेर नगर और परगना मराठों को दिया। जालौर और मारवाड़ का आधा राज्य राम सिंह को देना पड़ा। 50 लाख रुपए मराठों को हर्जाने के रूप में देने पड़े, हालांकि ये कभी दिए नहीं गए। विजय सिंह को मराठों के लौट जाने के बाद भी यह भय बना रहा कि कहीं राम सिंह उसे पदच्युत ना कर दे। उसने राम सिंह के दिए गए क्षेत्रों को पुनः पाने का प्रयत्न भी किया, लेकिन 1772 ईस्वी तक, जब तक राम सिंह की मृत्यु नहीं हुई, तब तक वह उन क्षेत्रों को प्राप्त नहीं कर पाया। अब तीसरा है मेवाड़ का उत्तराधिकार संघर्ष। मेवाड़ चूंकि मालवा क्षेत्र का पड़ोसी था और इसीलिए जब मालवा के आसपास के क्षेत्रों में मराठे लूटमार करते थे तो मेवाड़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी उन्होंने लूटमार की थी। यह आपको बताया भी गया है 1711 ईस्वी के लगभग। बूंदी के जब आंतरिक झगड़े के अंतर्गत जब मराठे राजस्थान में आए तो पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की ओर आया और उदयपुर पहुंचा। महाराणा ने मराठों को चौथ देना स्वीकार कर लिया और 1741 ईस्वी में जब धौलपुर समझौता हुआ तो मालवा मराठों का प्रांत हो गया। एक तरह से मेवाड़ की सीमा का पड़ोसी जो था, शासक जो थे, वो मराठे हो गए। तो मराठों ने मेवाड़ी सीमा से लगे हुए मालवा की सीमा से लगे हुए मेवाड़ी क्षेत्रों में भी लूटमार करना शुरू कर दिया।
हालांकि मेवाड़ी फौजों ने मराठों को खदेड़ दिया। सवाई जयसिंह की जब मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद माधो सिंह का पक्ष लेकर मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लेते हुए मराठों से संपर्क साधा और मराठा सरदारों को माधो सिंह की सहायता के लिए आमंत्रित किया था। जब महाराणा जगत सिंह की मृत्यु हुई तो जगत सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप सिंह राजा बना और प्रताप सिंह के समय में उसके सामंतों के साथ पारस्परिक विरोध शुरू हो गया। प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा राज सिंह द्वितीय गद्दी पर बैठे 1754 ईस्वी में। उनके समय में भी मेवाड़ की शक्ति जो थी वो क्षय हो रही थी और उन्होंने मराठों को धन दे देकर मेवाड़ से दूर रखा था। जब महाराणा राज सिंह द्वितीय 1761 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुए तो वो निसंतान थे और इसीलिए उनकी गद्दी उनके चाचा अड़सी जो अरिसिंह था को मिली, लेकिन वह क्रोधी व्यवहार वाला था। अतः मेवाड़ के जो सरदार थे वो उससे क्रुद्ध हो गए और उन्होंने महाराणा राज सिंह के मरने के बाद उत्पन्न पुत्र रतन सिंह को मेवाड़ की गद्दी के दावेदार के रूप में खड़ा कर दिया। अरिसिंह ने भी और इधर रतन सिंह के समर्थकों ने दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अड़सी के समर्थकों ने मराठों को 20 लाख रुपया देने का वादा किया और रतन सिंह के समर्थकों ने 50 लाख रुपए और मराठों की बकाया राशि देने का वादा किया। महादजी सिंधिया 14 दिसंबर 1768 ईस्वी को उज्जैन से रतन सिंह की सहायता के लिए उदयपुर आया। महाराजा अड़सी को जब इसकी सूचना मिली तो महाराणा अड़सी ने महादजी को समझाने के लिए भेजा, लेकिन महादजी सिंधिया चूंकि उसे रतन सिंह के समर्थकों ने 50 लाख रुपया देने की बात कही थी, इसलिए महादजी सिंधिया अड़सी के समर्थकों द्वारा 35 लाख रुपए देने की बात पर नहीं माना। 16 जनवरी 1769 ईस्वी को क्षिप्रा नदी के किनारे दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। महादजी पराजित हुआ। महादजी ने अड़सी के समर्थकों और अड़सी को पराजित किया और उदयपुर को घेर लिया। महाराणा अत्यंत परेशान था क्योंकि खजाना खाली था और नगर चारों ओर से घिरा हुआ था। ऐसे में जब लंबे समय तक ये घेरा चलता रहा तो अड़सी ने अपने समर्थकों से सिंधिया के लिए कहलवाया कि वो रतन सिंह को गद्दी देने को तैयार है, लेकिन सिंधिया रतन सिंह के समर्थकों से 50 लाख रुपया ले ले। सिंधिया ने जब रतन सिंह के समर्थकों से रुपया मांगा तो वे लोग आनाकानी करने लगे और जब सिंधिया को ये लगा कि रतन सिंह के पक्ष वालों के पास पैसा नहीं है तो उसने अड़सी के साथ संधि कर ली। 21 जुलाई 1769 को मेवाड़ के महाराणा अड़सी या अरिसिंह के साथ महादजी सिंधिया की संधि हुई और संधि के अनुसार अड़सी ने युद्ध खर्च के रूप में सिंधिया को 60 लाख रुपए तथा 3.5 लाख रुपए दफ्तर खर्च देना तय किया और रतन सिंह को 75,000 रुपये वार्षिक आय की जागीर और मंदसौर का परगना देना तय किया। सिंधिया को दी जाने वाली रकम में से 8 लाख रुपए रोकड़ यानी नगद, 17,75,000 का सोना चांदी और आभूषण दिए गए और शेष रुपए चूंकि वो नहीं दे सकता था इसीलिए नीमच, जावद, जीरड़ और मोरवड़ के परगने जब तक उसके पैसे वसूल नहीं होते तब तक वहाँ से उनकी आय को प्रतिवर्ष जमा करने का अधिकार सिंधिया को दिया गया। हालांकि मराठों ने इसके पश्चात भी ये प्रदेश कभी भी मेवाड़ को नहीं लौटाए। नीमच, जावद, जीरण, मोरवड़ मेवाड़ से अलग हो गए। इसके बाद महादजी सिंधिया लौट गया। रतन सिंह का पक्ष कमज़ोर होता चला गया और इसके पश्चात मराठों की मेवाड़ में लूटमार शुरू हो गई। इधर मेवाड़ में चूड़ावतों और सक्तावतों सामंतों में आपस में संघर्ष शुरू हो गया। महाराणा भी इतना असहाय था कि वो अपने सरदारों पर नियंत्रण नहीं कर सकता था और उसे महादजी से सहायता लेनी पड़ी। बाद में वे लोग अंग्रेजों के समर्थन में चले गए। इस तरह राजस्थान में मराठों का प्रवेश हुआ और मराठा सरदारों के धन की कमी को पूरा करने का एकमात्र साधन उन्हें राजस्थान दिखाई दे रहा था। इसीलिए वे राजपूतों से अधिक धन वसूल करना चाहते थे और कोई ना कोई बहाना लेकर राजपूत राज्यों पर आक्रमण करते रहते थे। राजपूत राज्य प्रारंभ में जो धन देने का वादा करते थे किसी कारणवश या मन से वे उसे नहीं चुका पाते थे, तो ऐसे में
मराठों के द्वारा उन पर सैनिक दबाव डाले जाने लगे, जिससे राजपूत राज्य मराठों से त्रस्त हो गए। नेक्स्ट है मराठा आक्रमणों के परिणाम। एक लंबे समय तक राजस्थान पर मराठों के आक्रमण होते रहे। मराठा आक्रमणों के परिणाम: पहला, राजपूत राज्यों पर मराठा प्रभुत्व की स्थापना। राजस्थान में मराठों का जो प्रवेश हुआ था वो भाड़े के सैनिक सहयोगियों के रूप में हुआ था। बाद में मेवाड़, चाहे जयपुर, जोधपुर, जहाँ भी उन्हें आमंत्रित किया गया, सिर्फ उनसे सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए ही आमंत्रित किया गया। लेकिन जब विजयी पक्ष अपने वादे के अनुसार मराठों को धन नहीं चुका पाया, तो मराठों ने सैनिक शक्ति द्वारा धन को वसूलना शुरू कर दिया और वे धीरे धीरे राजपूत राज्यों से नियमित रूप से चौथ और खिराज के रूप में धन वसूलने लगे। और इस कार्य के लिए उन्होंने राजपूत राज्यों में बाकायदा अपने अधिकारियों को भी नियुक्त कर दिया। जैसलमेर और बीकानेर के अलावा लगभग सभी छोटे बड़े राज्यों पर मराठों का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो गया। दूसरा, आर्थिक दुर्दशा। राजस्थान की भूमि पहले से ही बहुत अधिक उपजाऊ नहीं थी, व्यापार भी कम था और मराठों के निरंतर आक्रमणों से और लूटमारों से उनकी आर्थिक दशा जो थी वो लगातार खराब हो रही थी। मराठों के निरंतर आक्रमण, उनकी लूटमार, आपसी राजस्थान के राजाओं के आपसी संघर्षों ने राज्यों की आर्थिक स्थिति को और भी अधिक खराब कर दिया। मुगलों के पतन के बाद राजपूत राज्यों के पास आय के स्रोत भी कम होते चले गए। इधर मराठों की मांगें निरंतर बढ़ती गईं, उनकी मांगें कम नहीं हुई, जिससे राजपूत राज्यों की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई। तीसरा, सैनिक शक्ति का पराभव। राजपूत राज्यों की सैनिक शक्ति को उनके आपसी संघर्षों और उत्तराधिकार संघर्षों ने निर्बल बना दिया। अनेक राजपूत सैनिकों को आपसी संघर्षों में ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राजपूत राजाओं को आपसी संघर्षों के कारण इतना समय नहीं मिला कि वो सैनिकों के प्रशिक्षण, उनकी व्यवस्था पर ध्यान दे पाए। धन के अभाव में वे सैनिकों के लिए अच्छे अस्त्र शस्त्र, घोड़े इत्यादि खरीदने में भी असमर्थ थे। यानी कि एक तरह से सैनिक व्यवस्था को बनाए रखना राजपूत राज्यों के लिए बहुत अधिक कठिन हो गया। इसीलिए सैनिक शक्ति का पराभव होने लगा। चौथा है शासकों और सामंतों के आपसी झगड़े। जब तक मुगल साम्राज्य का भय था तब तक सामंत राजाओं के अनुसार चलते थे, क्योंकि मुगल राजाओं ने पूरी तरह उन पर नियंत्रण कर रखा था। लेकिन जब मुगल सत्ता का पतन हुआ, इधर सामंतों के समक्ष ये स्पष्ट हुआ कि राजा स्वयं ही असमर्थ हैं और वे मराठों से सहायता ले रहे हैं। तो ऐसे में सामंतों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। राजाओं और सामंतों में तनाव बढ़ने लगा और इस संदर्भ में मेवाड़ में सरदारों का आपसी तनाव भी बहुत अधिक भयंकर था। मराठों का राजपूत सहयोग से वंचित होना। जब मराठों ने धन की प्राप्ति के लिए राजपूत राज्यों से लूट खसोट करनी शुरू कर दी, राजपूत राज्यों पर खिराज, नजराना, चौथ, जुर्माना आदि विविध प्रकार के कर लगा दिए और आक्रमणों से और लूटमार से उन्होंने धन प्राप्त करना शुरू कर दिया, तो राजपूत राज्य जो थे वे मराठों से दब तो गए, लेकिन मराठों के समर्थक के रूप में वे कभी खड़े नहीं हुए। और यही कारण था, जब अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठों का युद्ध हुआ तब वे लोग समर्थक के रूप में उनके साथ नहीं आए। राजपूतों को अंग्रेजी संरक्षण में ढकेलना। राजपूत अपने आपसी संघर्षों को से निकलने के लिए पहले मुगलों के पक्ष में, बाद में मराठों के पक्ष में गए। यानी कि जहां उन्हें कोई शक्तिशाली शक्ति दिखी वे उसके पक्ष में गए। लेकिन जब मराठों ने लूटमार करनी शुरू कर दी तो राजस्थान के जो राजा थे वे बहुत अधिक परेशान हो गए। तो ऐसे में जब ईस्ट इंडिया कंपनी उनके सम्मुख एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में आई तो वे मराठों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में चले गए और उन्होंने उससे सहायता मांगना शुरू कर दिया। और जब अंग्रेजी संरक्षण उन्हें प्राप्त हुआ तो मराठों की लूट खसोट इत्यादि से भी उन्हें मुक्ति मिल गई। इस तरह एक लंबे समय तक, लगभग 18वीं शताब्दी में राजपूत राज्यों को मराठों के आक्रमण और उनकी लूटमार से त्रस्त होना पड़ा था। धन्यवाद।